हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज के हमारे लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हुए पहले सबसे जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। जिसको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आज चलते हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा है कि गैलीलियो गैलीली आए थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था, उन्हीं के आइडियाज को न्यूटन सर, ठीक है, उन्हीं के आइडियाज को न्यूटन सर स्टडी भी करते हैं और इसी को आगे जाके एक्सपेंड भी करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सर आइजैक न्यूटन है, ये गैलीलियोस के आइडियाज को स्टडी करके उसको आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, न्यूटन डिस्क्राइब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इस वर्क से जो न्यूटन जी हैं वो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को भी डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो और वो कुछ लॉज भी प्रपोज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हमें बस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ही पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, पहला है क्या है यहाँ पर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि न्यूटन जी कहते हैं अपने फर्स्ट लॉ में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवेबल है तो वो मूवेबल ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना की जाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई भी फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर मूवेबल है तो वो मूवेबल ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, ये था इनका फर्स्ट लॉ। उसमें क्या होता है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होगा, बात करते हैं इनर्शिया पर। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज आप समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आप कुछ भी कर रहे होगे, कुछ भी अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसका अपोज करेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो इनर्शिया है हमारा, उसको एक तरह से आप जिद्दीपने से, आप उसके ऑब्जेक्ट का जो जिद्दीपना है उससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर जो हमारा इनर्शिया है वो मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंड करता है, जैसे कि अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड इनर्शिया। इस वाले से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का इनर्शिया वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है मास पर उसके। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, दूसरा हमारे पास हैवियर ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट बाइक है हमारे पास, वो जो कि एक लाइटर मास वाली ऑब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से पुश करके, आप धक्का मार करके ले जा सकते हो। बट अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक को आप धक्का मार के उसको आप आगे बढ़ा कर दिखाइए, तो क्या आप ये कर पाओगे? बाइक को आप पुश कर पा रहे हो, ठीक है, बाइक को आप पुश कर पा रहे हो, बट अगर मैं आपसे कहूं कि आप ट्रक को पुश करो, ठीक है, ट्रक को पुश करके थोड़ा सा भी हिला कर दिखाओ, तो क्या आप ये कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बाइक का जो मास है, बाइक का जो मास है वो कम है, बट ट्रक का जो मास है, ट्रक का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये जो इनर्शिया है ये मास पर डिपेंड करता है। अगर जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो वो अपने प्लेस से नहीं हिलेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? उसके अंदर जिद्दीपना क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो उसके अंदर जिद्दीपना ज्यादा है। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर्स ऑफ इट्स इनर्शिया। जो मास है ऑब्जेक्ट का वो उसके इनर्शिया को डिनोट करता है। समझ में आया? वो उसके इनर्शिया को मेजर करता है, बताता है। क्लियर है? और अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है हमारा तो आप उसको आसानी से पुश करके हिला सकते हो। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा जिद्दीपन कम होता है। क्लियर होगी कि नहीं बात? आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, दो चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या कहा जाता है, पहला यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्या बोला? ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, कॉइन फॉल इन द ग्लास व्हेन कार्ड इज फ्लिक्ड सडनली वेरी क्विकली। एक ग्लास है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक ग्लास है,
ठीक है, सॉरी ग्लास में थोड़ा सा सही से बना लूँ, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ग्लास है और यहाँ पर इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है और इसके ऊपर एक ऐसे कॉइन रखा हुआ है और मैंने क्या करा, इस कार्ड को सडनली अचानक से यहाँ पे मैंने ऐसे खींच लिया, ठीक है, इस कार्ड को मैंने क्या करा, अचानक से फ्लिक कर लिया, ठीक है, खींचा इसको, तो ये जो कॉइन होगा वो नीचे की तरफ ग्लास में गिर जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या करा, अभी तक ये रेस्ट पे था और मैंने कार्ड को अचानक से खींच लिया, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी खींचा, वेरी क्विकली, ठीक है, तो जो हमारा कॉइन है उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया और यहाँ से भी रेस्ट पे था और वो आके नीचे गिर गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये कॉइन तब तक रेस्ट पे था जब तक हम कोई अप्लाइड मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे। क्लियर है? तो यहाँ पर कैसे लिखना है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी ये क्या था, रेस्ट पर था, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द कॉइन रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, अभी कॉइन हमारा रेस्ट पर था while द कार्ड मूव्स अवे, जब तक हमने कार्ड को मूव नहीं किया। जब हमने कार्ड को मूव कर दिया hence द कॉइन फॉल इनटू ग्लास, तो वहां पर कॉइन क्या हो गया, ग्लास में गिर गया जाकर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओनली द बॉटम कॉइन इज रिमूव्ड व्हेन फास्ट मूविंग स्ट्राइकर हिट्स द पाइल। कहने का मतलब है कि ऊपर ऐसे कॉइन पे कॉइन ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से कॉइन्स रखे हुए हैं और यहाँ से एक स्ट्राइकर आता है, इसको नीचे वाले को बहुत बहुत तेजी से हिट करता है, ठीक है, बहुत फास्ट हिट करता है। जब ये इसको हिट करेगा तो ऊपर वाले जो कॉइन्स हैं वो गिरेंगे नहीं, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये कॉइन अचानक से सडन बहुत तेजी से यहाँ से हटेगा और ये जो कॉइन है सब नीचे आ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या थे भी, हमारे ऊपर वाले कॉइन अभी ये सब रेस्ट पर थे और जैसे ही स्ट्राइकर ने इस कॉइन को यहाँ से हटाया तो ये थोड़ा मूवेबल हो गए, इनका स्टेट चेंज हो गया, ये नीचे की तरफ आ गए। क्लियर है कि नहीं? तो लिखेंगे कैसे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑल द अबव कॉइन्स रिमेन्स एट रेस्ट। जितने भी यहाँ पर कॉइन्स थे ऊपर की तरफ वो सब रेस्ट पर थे while the bottom coin moves away as it is hit by the striker। जब तक स्ट्राइकर ने बॉटम कॉइन को हिट नहीं किया था तब तक वो रेस्ट पर थे, लेकिन जैसे ही उसने हिट किया hence the coins above being at rest fall vertically off the बोर्ड पर वो वर्टिकली नीचे की तरफ गिर गए। क्लियर है कि नहीं? फॉल हो गए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है, पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। अब कोई पैसेंजर है बस में खड़ा हुआ है और अचानक से अगर बस चलना शुरू कर देती है तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे की तरफ क्या होता है, बैकवर्ड फॉल हो जाता है। आपने देखा भी होगा, ट्राई भी किया होगा, बस में ट्रेवल किया होगा तो आपको पता ही होगा, अगर आप ऐसे खड़े हो अचानक से बस चलती है तो आप पीछे की तरफ गिरना शुरू कर देते हो। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द लेग्स एंड फीट्स ऑफ द पैसेंजर इज कॉन्टेक्ट विद द बस। ठीक है, विद द बस, जो आपका लेग और फीट है वो क्या होता है, बस के कांटेक्ट में है अभी। ठीक है, जैसे कि अभी बस अभी रेस्ट पर थी, वो भी रेस्ट पर है, आराम से खड़ा हुआ है। ठीक है, लेग आराम से पड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है, ठीक है, विद बस स्टार्ट्स मूविंग विद द बस हिज अपर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, तो हमारी देखिए मूविंग के समय जो हमारी बॉडी है, ऊपर वाली बॉडी वो रेस्ट पर है अभी। ठीक है, और जो हमारा लेग है वो बस के कांटेक्ट में है। बस अभी मूव करना शुरू करेगी तो हमारा लेग भी मूव करना शुरू करेगा, बट जो बॉडी है वो अभी रेस्ट पर है। और जब लेग मूव करेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया एंड फॉल बैकवर्ड। इसलिए क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड मतलब फॉल हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है, सम लीव्स फ्रूट्स डिटैच एंड फॉल व्हेन वी शेक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ठीक है ना, ट्री है हमारे पास एक खड़ा हुआ बढ़िया से, उस पर फूल लीव्स और फ्रूट लगे हुए हैं और हम आए अचानक से हमने क्या करा, उस ट्री के ब्रांच को हिलाना शुरू कर दिया, शेक करना शुरू कर दिया। और उससे क्या होगा, जब हम शेक करेंगे तो वो फ्रूट्स और लीव्स हैं वो नीचे की तरफ फॉल हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? ब्रांच है अभी ट्री की, वो रेस्ट पर थी, ब्रांच अभी रुकी मतलब एकदम स्टॉप है, रेस्ट पर, कुछ नहीं लगाया गया उस पर फोर्स अभी। ठीक है, उस पर जो लगे हुए फ्रूट्स और लीव्स है वो भी अभी रेस्ट पर है। लेकिन आप आते हो
आपके आने से, आपने उसको शेक किया, शेक करने से अचानक से उसकी जो ब्रांचेस हैं वो मूव होने लगी। जब उसकी जो ब्रांचेस मूव होने लगेंगी तो उसके जो फ्रूट्स और लीव्स हैं वो भी क्या थे, रिमेन्स रेस्ट पर थे कि नहीं, लेकिन आपके मूव और ब्रांचेस को मूव करने से, अचानक से शेक करने से जो उसके कुछ फ्रूट्स और लीव्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे ब्रांच से और नीचे की तरफ गिर जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? अभी जब हमारे पास ब्रांच था वो रेस्ट पर था, कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही आपने उस ब्रांच को शेक किया तो वो जो उसके लीव्स और फ्रूट्स हैं वो भी मूवेबल हो गए थोड़े से, और वो मूवेबल हो जाएंगे तो सेपरेट होकर के नीचे गिर जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे। फिफ्थ हमारे पास, वी जर्क वेट क्लॉथ्स बिफोर हैंगिंग देम टू ड्राई। अब कभी भी आपने किया भी होगा कि आप अगर कपड़े धो करके सुखाने जाते हो तो सबसे पहले आप उसको जर्क करते हो। जर्क करने का मतलब होता है झटकारना थोड़ा सा, ठीक है? गीले कपड़े होते हैं तो उसको देखते नहीं कि झटकाते हैं ऐसे बहुत तेजी से, जिससे कि हमारा जो उसके अंदर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो हट जाए। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा क्यों किया जाता है? दिस इज डन टू सेपरेट वाटर ड्रॉपलेट्स। ऐसा क्यों किया जाता है? जो हमारे क्लॉथ में जो भी ड्रॉपलेट्स है वाटर के, उसको अलग करने के लिए। क्लियर है कि क्लॉथ से जो वाटर ड्रॉपलेट्स अभी हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, उसको हमने निचोड़ लिया था कपड़े को, ठीक है, उसको निचोड़ने के बाद जैसे भी ड्रॉपलेट्स अभी बचे हुए हैं तो उसको अलग करने के लिए हमने उसको जर्क किया क्लॉथ को। जब जर्क करेंगे तो जितने ड्रॉपलेट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं क्लॉथ से। जैसे कि हमारा क्या होगा, व्हेन वी जर्क क्लॉथ्स द क्लॉथ फैब्रिक मूव्स बट द वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जर्क कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वो मूवेबल होंगे, वो वहां से मूव करेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। कपड़ा है, क्लॉथ्स है, अगर उसको हम जर्क करते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो तो हमारा रेस्ट पर ही रहता है। क्लॉथ को अगर हम जर्क कर रहे हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वाटर के, ठीक है, वो हमारे रेस्ट पर ही रहते हैं। बट मूव क्या करता है? मूव करता है बेटा क्लॉथ फैब्रिक, जो आपका क्लॉथ है ना वो मूव कर रहा है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स रेस्ट पर हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। जैसे ही आपने उसको जर्क किया, क्लॉथ फैब्रिक मूव किया, वाटर ड्रॉपलेट्स वहीं पर रेस्ट पर पड़े हुए थे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड फॉल डाउन। समझ में आया कि नहीं है? जैसे कि एक क्लॉथ है, क्लॉथ को आपने जर्क किया, लेकिन इस पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये रेस्ट पर ही है, और इसका जो क्लॉथ है आपका वो मूव कर रहा है। वो मूव करके पीछे की तरफ हटेगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहीं के रह जाएंगे, ठीक है, यहीं पर रह जाएंगे, और ये नीचे आकर के गिर जाएंगे, ठीक है, फॉल डाउन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो सेपरेटिंग फ्रॉम क्लॉथ, इसी तरह जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्लॉथ से सेपरेट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। कोई कारपेट है, ठीक है, उस पर डस्ट लगी हुई है, और आपने क्या किया, स्टिक से उसको बीट करना शुरू कर दिया। जब आप बीट करेंगे स्टिक से तो डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। तो डस्ट क्या होगी, उससे बाहर आ जाती है। कभी करके ट्राई करना, कारपेट हो घर में, थोड़ी सी डस्ट को वहां पर ऐसे डाल देना, फिर उससे आप क्या करना है, स्टिक लेना और उस पर मारना, ठीक है। जब आप मारोगे तो डस्ट क्या होगा, डस्ट उड़ेगा। अब यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल्स मूवेबल नहीं है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो मूवेबल नहीं है, जो कारपेट है वो मूवेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हेन द कारपेट इज बीटन व्हेन द कारपेट इज बीटन द कारपेट फैब्रिक मूव्स। जो कारपेट फैब्रिक है वो मूव होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कारपेट ये बनाया और इस पर पार्टिकल्स है, डस्ट है, ठीक है, और मैंने क्या करा, इस कारपेट पर मैंने एक स्टिक यहाँ पर हिट करी। जब मैं स्टिक इस पर हिट करूंगा तो ये जो कारपेट है, इसका जो फैब्रिक है वो मूव करेगा। कैसा हो जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ रहेंगे, जिससे कि आपके जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं हमें। फैब्रिक नीचे जाता है बट ये जो डस्ट पार्टिकल है ये ऊपर ही आता है। अभी समझिएगा ध्यान से, जो डस्ट पार्टिकल ये रेस्ट पर है, ये क्या है, ये रेस्ट पर है, लेकिन कारपेट फैब्रिक ये इस पर हमने हिट किया तो ये नीचे की तरफ गया। जब ये नीचे आएगा और उसके बाद ये नीचे आकर क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। समझना है, नीचे की तरफ आकर के फिर ये ऊपर की तरफ आएगा, और ये जो रेस्ट में पार्टिकल्स हैं इसको में मूवेबल कर देगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि आप रबर बैंड का एग्जांपल ले लो ना, एग्जांपल आप रबर बैंड का लो, अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करके छोड़ते हो तो वापस अपने प्लेस पर आ जाती है। क्लियर है? वैसे ये कारपेट के फैब्रिक हैं, इसको अगर आप हिट करोगे, टाइटली टाइटली पैक्ड होते हैं ना ये सब,
ठीक है ना, कारपेट का जो फैब्रिक है वो टाइटली होते हैं। अगर आप उसको हिट करोगे, हिट करने के बाद वो नीचे की तरफ तो आएगा, बट ये ऊपर की तरफ भी आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है डस्ट के वो रेस्ट पर थे, और इससे ये हिट करेगा, जिससे कि जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो भी मूवेबल हो जाएंगे। क्लियर है? बट द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हैंस फॉल डाउन। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट हमारा है इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी तक हम लोगों ने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़ा था। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट में हम लोगों ने देख लिया कि वो चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। वैसे ही हमारे इनर्शिया ऑफ मोशन में है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। क्लियर? पहला है हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस। अगर कोई पैसेंजर मूविंग बस पर स्टैंड खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ड्राइवर यहाँ क्या कर रहा है, अचानक से ब्रेक अप्लाई कर देता है। आपके साथ भी हुआ होगा कभी, ठीक है, आपने आपका बस पर ऐसे मूवेबल जो बस है उस पर आप खड़े हो, अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। जब ब्रेक लगाएगा तो आप आगे की तरफ गिरोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टॉप बस है, उसको अचानक से अगर ड्राइवर चलाता है, स्टार्ट होती है बस, तो आप पीछे की तरफ गिरते हो, बट अचानक से ब्रेक लगाने पर आप आगे की तरफ गिरते हो। ऐसा क्यों होता है? तो ये आपका है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी बस हमारी क्या है, मोशन में है, ठीक है, अभी बस बस हमें क्या कर रही है, चल रही है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स, अगर बस तुरंत रुक जाती है तो लेग्स ऑफ द पैसेंजर इज कॉन्टेक्ट विद द बस। तो जो आपके लेग हैं, पैसेंजर के लेग हैं, वो पैर जो हैं वो बस के कांटेक्ट में रहते हैं और कम्स टू रेस्ट अलोंग विद बस, और वो क्या होते हैं, बस के साथ ही स्टॉप यानी रेस्ट पर आना शुरू कर देते हैं। अभी क्या थे, मूवेबल बस हमारी चल रही थी और बस के कांटेक्ट में ही आपके पैर हैं, वो भी क्या, कैसा उनको लग रहा है कि हाँ अभी बस चल रही है, हम भी ऐसे ही चलते रहेंगे, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, चलती जा रही। लेकिन जैसे ही बस रुकी तो वो भी क्या होंगे, उसी बस के साथ स्टॉप होने लगेंगे, रेस्ट पर आने लगेंगे। लेकिन अपर बॉडी हमारी कैसी है, अपर बॉडी कैसी थी, बट हिज अपर बॉडी इज इन मोशन। हमारी जो अपर बॉडी है वो तो मोशन में थी ना, बस के साथ मोशन में चल रही है ना बढ़िया से, ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है ना, इनर्शिया के साथ, हैंस हैंस फॉल फॉरवर्ड। इससे क्या होगा, जब बस रुकेगी तो आप आगे की तरफ गिर जाओगे। अभी मोशन में थी ना वो बढ़िया, बस रुकी तो आप आगे की तरफ मूव करोगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा सीट बेल्ट्स आर यूज इन कार्स। अब सीट बेल्ट जो हमारी यूज की जाती है कार में, ठीक है, व्हेन अ मूविंग कार स्टॉप सडनली, अगर कोई भी मूविंग कार है वो अचानक से रुक जाती है, ठीक है, आर बॉडी स्टिल रिमेन्स इन मोशन, हमारी जो बॉडी है वो अभी मोशन में रहती है। वही चीज है वापस से कि अगर जो कार है अचानक से रुक जाती है, बट हमारी जो बॉडी है वो अभी क्या, कैसी है, वो अभी मोशन में है उसी कार के साथ, ठीक है। तो वी में कोलाइड विथ फ्रंट पैनल, ठीक है, ग्लास ऑफ कार एंड गेट हर्ट। तो इससे क्या होगा, बस मान लीजिए कार बहुत तेजी से चल रही है, वो अचानक से रुक गई, तो आपकी जो बॉडी है वो तो मोशन में है कार के साथ, कार के साथ अगर वो मोशन में है, वो अचानक से क्या होगा, फॉरवर्ड, फॉल फॉरवर्ड, आप कहाँ जाओगे, आगे की तरफ गिरोगे। जब आप आगे की तरफ गिरोगे तो कार का जो पैनल है, ग्लास है, उससे आप हिट करोगे। जब हिट करोगे तो आपको क्या लगेगी, चोट लगेगी। इसीलिए वहां पर जो कार्स में सीट बेल्ट लगा दी जाती है, जिससे कि जो सीट बेल्ट है वो आपको इंजर्ड, मतलब कि आपको चोट पहुंचने से रोकती है, ठीक है। तो टू प्रिवेंट सच इंजरी सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉन यूज, ठीक है, इसीलिए वहां पर कार्स में बेल्ट लगाई जाती है, ठीक है, जिससे कि हिट भी करे तो आपको चोट ना पहुंचे। क्लियर है? नेक्स्ट, तो आज का लेक्चर भी हमारे यहीं से खत्म होता है। आज हम लोगों ने देखा है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देख लिया, ठीक है, इनर्शिया के बारे में सीख लिया। और आपको अगर अच्छी वीडियो लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। गुड डे, बाय बाय, लगे रहिए पढ़ाई में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।